और आप लोग कैसे हैं? आप लोग को इस संडे को जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्विज रहेगा, तैयार रहिएगा। तो ये किताब आप लोग के पास हो गए। आज हम लोग को सॉलिड स्टेट का बहुत अच्छा चीज आज से शुरू करना है, ठीक है। तो बकवास चीजें जो थे वो सारे पार कर गए। अब सॉलिड स्टेट के जो मेन चीज है वो सारा हम लोग को चालू हो जाएगा। ध्यान से सीखिएगा, बहुत लंबा सवाल नहीं है, ठीक है। एक छोटा चैप्टर में ये काम किया जाता है और यहाँ से क्वेश्चन लगभग सभी एग्जाम्स में एक रहते हैं। लगभग सभी एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आते ही। स्टार्ट किया जाए। चलिए, कल का एक दो डिफिनीशन बाकी रह गया था, उसको लिखा जाए। लिखिए, टाइप ऑफ यूनिट सेल। टाइप ऑफ यूनिट सेल। टाइप ऑफ यूनिट सेल। टाइप ऑफ यूनिट सेल सबसे पहले लिखिए प्रिमिटिव। primitive of simple. primitive of simple कब होता है? if the particles are present at the corners of the
unit cell only. जब आपको एटम्स यूनिट सेल के कॉर्नर्स पर केवल मौजूद हो, जब आपको एटम्स यूनिट सेल के कॉर्नर्स पर केवल मौजूद हो, उसके अलावा कोई कहीं भी मौजूद ना हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रिमिटिव कहते हैं। मैं एक एग्जांपल के तौर पर इसका डायग्राम भी दे देता हूँ ताकि कॉपी में पूरा हो जाए। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिमिटिव कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, प्रिमिटिव कहते हैं। इसके बाद होते हैं सेंटर और नॉन प्रिमिटिव। कल पढ़ चुके हैं हम लोग। बी सेंटर्ड और नॉन प्रिमिटिव। सेंटर्ड और नॉन प्रिमिटिव, इसका एक होता है बॉडी सेंटर। क्या होता है, बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर में क्या होता है, बॉडी सेंटर में क्या होता है, बॉडी सेंटर में क्या होता है, particles are present at the center of the body along with those at corners। मतलब एटम आपको उस बॉडी के सेंटर पर भी मौजूद होगा, साथ साथ में सभी कॉर्नर्स पर भी मौजूद होगा। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, बॉडी सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग, बॉडी सेंटर कहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो बॉडी सेंटर किसको कहते हैं, पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स of the body along with those at particles are present at the center of the body along with those at the corners। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत नहीं, डायग्राम में आपको कल ही बता चुका। ठीक है, आज उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसके बाद एक और होता है फेस सेंटर। फेस सेंटर, इसमें क्या होता है, particles are present at the center of each face
along with those at the corners। फेस सेंटर्ड में क्या होगा? फेस सेंटर्ड में क्या होगा? एटम आपको सारे फेसेस, हर फेस के सेंटर पर भी मौजूद होगा और साथ साथ में कहाँ मौजूद होगा? कहाँ मौजूद होगा? कहाँ मौजूद होगा? सारे कॉर्नर्स पर भी मौजूद होगा। कहाँ मौजूद होगा? सारे कॉर्नर्स पर भी मौजूद होगा। इसके बाद एक आपको और आता है जो थोड़ा कम यूज होता है, इंड सेंटर। इंड सेंटर, इंड सेंटर क्या होता है? जिसमें 8 कॉर्नर्स पर एटम्स मौजूद हो और 8 कॉर्नर्स के अलावे, 8 कॉर्नर्स के अलावे कोई भी दो आमने सामने वाले स्पेस पर भी एटम्स मौजूद हैं। ठीक है, तो लिखेंगे इन सेंटर पर क्या लिखेंगे? पार्टिकल्स are present at the center of one pair of faces only, along with those at the corners। केवल एक फेस के आमने सामने मौजूद हो, ठीक है, और सारे कॉर्नर्स पर मौजूद हो, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? फेस सेंटर, सॉरी इंड सेंटर करते हैं। क्या करते हैं उसको हम लोग? इंड सेंटर करते हैं। ठीक है, आगे हमें टॉपिक सीखना है इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। ये तो कल का है, कल हम ऑलरेडी सीखे हुए थे। आज हम लोग एक सीखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, जिसका इस चैप्टर में काफी बार इस्तेमाल होता है। ठीक है, इस चैप्टर में इसका काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है। चलिए अगला टर्म लिखते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, CM। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? हम लोग जानते हैं कि किसी भी क्रिस्टल सिस्टम में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसी पर्टिकुलर फैशन में अरेंज होते हैं, है ना? किसी भी क्रिस्टल सिस्टम में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक पैटर्न को फॉलो करते हुए अरेंज होता है। तो किसी एक पार्टिकल को हम जब स्टडी करने जाएंगे तो उस पार्टिकल के चारों तरफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, उसमें से कोई पार्टिकल नजदीक होगा और कोई पार्टिकल काफी दूर होगा। होगा कि नहीं होगा? तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? किसी एक पार्टिकल के इमीडिएटली नेबर में, मतलब नजदीक से नजदीक पड़ोसी कितने एटम या पार्टिकल है, किसी एक एटम का सबसे मतलब क्लोजेस्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, इसी को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दैट पार्टिकल कहते हैं। डेफिनेशन इसका होता है, इट इज द नंबर ऑफ nearest neighbors, it is the number of
nearest neighbors of a particle. It is the number of nearest neighbors of a particle. It is the number of nearest neighbors of a particle. ठीक है, कैसे इसको बनाएंगे, कैसे इसको हम बनाएंगे, ये देखिए। मान लीजिए कि कहीं पर सिस्टम हमारा ऐसा बना हुआ है, ये देखिए। मान लो कहीं पर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट इस तरह से, ठीक है। अब मैं अगर कोई कहेगा कि ये मेरा फोकस करने वाला पार्टिकल है, मतलब मैं इसका नेबर कितना है वो मैं देखना चाहता हूँ, तो ऐसे देखने जाइएगा तो कोई कहेगा कि इसका नेबर्स ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। नेबर्स तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, सब नेबर्स। सवाल ये उठता है कि डिफिनीशन में कहा गया है नियरेस्ट नेबर्स। क्या कहा गया है? नियरेस्ट नेबर्स कहा गया। तो नियरेस्ट नेबर्स का मतलब यहां से यहां पे बीच का डिस्टेंस है ना, इतनी सबसे कम डिस्टेंस पर कोई पार्टिकल मौजूद है, इतना ही डिस्टेंस पर ये भी मौजूद है, इतना ही डिस्टेंस पर ये भी मौजूद है, इतना ही डिस्टेंस पर ये भी मौजूद है कि नहीं? लेकिन मुझे आप एक चीज बताएं कि जितना डिस्टेंस ये है, क्या इतना ही डिस्टेंस ये भी है क्या? क्या जितना डिस्टेंस ये है, क्या सेम डिस्टेंस ये भी है क्या? नो। किसी भी ट्रायंगल में हम लोग पढ़े कि हाइपोटेनस इज ग्रेटर देन एनी ऑफ इट्स साइड, पढ़े कि नहीं? तो इससे ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है, यानी कि जिस डिस्टेंस पर ये दोनों एटम मौजूद है उसी डिस्टेंस पर ये दोनों एटम मौजूद नहीं है, बल्कि उससे ज्यादा दो मौजूद है ना। तो नियरेस्ट में ये आपको नहीं होगा, इसी तरह से ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो नियरेस्ट में कौन होगा? 1 2 3 4। तो यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर आपको 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत समझने में? कोई दिक्कत समझने में? समझ में आया सबको? समझ में आया सबको? चलिए, बहुत अच्छा। मैं हमेशा फोन नहीं होगा असली, हमेशा फोन नहीं होगा। हमेशा आप 4 ही रोटी खाते हो आसिफ, या हमेशा 2 ही रोटी खाते हो, या हमेशा 3 ही रोटी खाते हो? नहीं ना, किसी दिन ज्यादा भी खाते हो, किसी दिन कम भी खाते हो। तो यहाँ इस केस में कितना ही रोटी खाएंगे? इस केस में 4 ही होगा। एक बार और देखिए, इसका इसके बीच का डिस्टेंस से बड़ा होगा ये डिस्टेंस, तो क्लोजेस्ट कौन होगा? जो इस तरह से कनेक्टेड है, जो टचिंग कंडीशन में होगा। ये टचिंग कंडीशन में नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं और ये भी नहीं। तो ये यानी कि सबसे नजदीक वाले पड़ोसी नहीं है, नेबर्स नहीं। सबसे नजदीक वाले नेबर्स कौन है? 1 2 3 एंड 4। वेद प्रकाश, वेद प्रकाश, जवाब मिल गया आपको? हाँ बेटा नीलू, सारे हाइपोटेनस बराबर हो। चलिए, अब क्वेश्चन पूछा गया क्या हमेशा ये 4 ही होगा क्या? ऐसा कौन कह दिया? ऐसा नहीं। ये देखिए आप, मान लो एटम का अरेंजमेंट ऐसा है,
एटम्स का अरेंजमेंट ऐसा है। और मुझे इसका नेबर्स चाहिए, मुझे इसका नेबर्स चाहिए। कैसे मिलेगा मुझे, कैसे मिलेगा मुझे? तो इससे इमीडिएटली टचिंग कंडीशन में ये है, सेम डिस्टेंस पर ये भी 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 है। लेकिन इतने ही डिस्टेंस पर और कोई भी एटम नहीं। इसीलिए कोई अगर कहा कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपको 6 होगा। प्रियांशु कुमार बिनती बढ़िया से पढ़ो। समझ में आ गया सबको? कोऑर्डिनेशन नंबर में कोई दिक्कत, इसको यूज करना हम लोग आगे सीखेंगे। वैसे कोई दिक्कत हो नहीं। चलिए अब एक अगला टॉपिक, सबको यूज करेंगे हम लोग 3 डायमेंशनली, 2 डायमेंशनली, लेकिन टर्म को अभी डेफिनेशन में सीखना। चलिए एक और डेफिनेशन सीखा जाए, इसको मैं मिटाता हूं। पैकिंग फ्रैक्शन and packing efficiency. Our next small topic is वन कैसे होगा ये बता दीजिए। जवाहर अली वन कैसे होगा ये भी बता दो। जवाहर अली वन कैसे होगा ये भी बता दो, हम भी सीख लेंगे, कल से पढ़ाने लगेंगे। पहले मुझे क्वेश्चन नंबर को जवाहर के क्वेश्चन का जवाब चाहिए। जवाहर जवाब तो वन कैसे आएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 0 कैसे होगा बेटा? इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स होते हैं किसी भी क्रिस्टल के टुकड़े में, कोई भी एटम उठाइएगा उसका पड़ोसी तो होगा ही, इसलिए 0 नहीं हो सकता है और ये 1 भी नहीं हो सकता है। ना 0 हो सकता है ना 1 हो सकता है। चलिए सीखिए, जवाहर अली नहीं बता पाएगा, मुझे पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें सीखना है पैकिंग फ्रैक्शन एंड पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है। पैकिंग फ्रैक्शन एंड पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है? एक चीज बताओ, आप कभी बड़े बड़े दुकान में मिठाई खरीदने गए हो क्या? बड़े बड़े दुकान में मिठाई खरीदने गए हो क्या?
हाँ, जिसको मिठाई अच्छा लगता है वो तो जाते ही होंगे। छोटे दुकान में गए हो तो आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। जो बड़े दुकान में गए हैं वो सब उनको समझ में आएगा। चलिए देखिए, जब हम लोग मान लो 1 किलो हम बर्फी खरीदते हैं, हम बर्फी खरीदते हैं, ये है डब्बा, और डब्बा खोलता है और डब्बे में बर्फी को रखना शुरू करता है ना। ऐसे रखता है, ऐसे रखता है, ऐसे रखता है, फिर ऐसे रखता है, ऐसे रखता है, ऐसे रखता है। और डब्बा के अंदर में जितना भी स्पेस यानी कि वॉल्यूम अवेलेबल था, बर्फी को रखते चला जाता है और डब्बा ऊपर तक भर जाता है, और फिर उसका वो ढक्कन जो होता है ऐसे कवर कर देता है और टेप मार के हमको दे देता है। इस केस में आप एक चीज देखिए कि अगर उस डब्बे में बर्फी को इस तरीके से रखा जा सका है, तो उस डब्बे के अंदर का जितना भी स्पेस अवेलेबल था, उस पूरे स्पेस को दुकानदार ने बर्फी रखने में इस्तेमाल कर लिया, है ना। किया कि नहीं किया? यानी कि जो पैकिंग स्पेस अवेलेबल था उसका 100% उसने इस्तेमाल किया। इसको कहते हैं पैकिंग इफिशिएंसी। मतलब जो भी डब्बा वो दिया, उस डब्बे के अंदर में जो भी स्पेस अवेलेबल था उसका पूरा पार्ट वो इस्तेमाल किया। इसको हम लोग कहते हैं पैकिंग इफिशिएंसी इज 100%। अब सोच कर देखिए कि आप बर्फी लेने के बजाय अगर आप पेड़ा लिए होते या लड्डू लिए होते, ठीक है, बर्फी लेने के बजाय आप क्या लिए होते, पेड़ा लिए होते। मान लो पेड़ा लिया है तो पेड़ा ऐसे रखा जाता है, कुछ ऐसे, मैं एग्जैक्टली नहीं कर रहा, कुछ ऐसे रखा जाता है कि नहीं। पेड़ा कुछ इस तरह से रखा जाता है। मेरा ये कहने का मतलब है कि पेड़ा को किसी तरीके से वो बिना फोड़े हुए, लड्डू को किसी तरह भी बिना फोड़े हुए अगर उस डब्बे में रखेगा तो ऐसे ऐसे स्पेस उसमें खाली रह जाएगा, इसको कभी भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है जब तक आप पेड़ा या लड्डू रखोगे। ऐसा है कि नहीं? कई ऐसे जगह खाली रह जाएंगे। और रेक्टेंगुलर लिए थे, ऐसे खाली जगह जरूर उसमें रह जाएंगे। आप लड्डू लीजिए तो होगा ऐसा, पेड़ा लीजिए तो भी ऐसा होगा कि नहीं होगा, है ना। तो यानी कि इस डब्बे के अंदर में जो भी स्पेस अवेलेबल है, क्या उसको 100% यूटिलाइज किया जा सका? नो, 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 नहीं किया जा सका। बात समझ गए आप? बस इसी में हम कहते हैं कि पैकिंग एफिशिएंसी इज लेस देन 100%। पैकिंग एफिशिएंसी इज लेस देन 100%। ठीक है, लिखेंगे पैकिंग एफिशिएंसी इज 100%। और इस केस में क्या लिखेंगे? पैकिंग एफिशिएंसी इज लेस देन 100%। तो समझ में आ गया आपको? ये 2 डायमेंशनल स्पेस में भी डिफाइन किया जा सकता है और 3 डायमेंशनल स्पेस में भी डिफाइन किया जा सकता है। समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया सबको? चलिए लिखा जाए डेफिनेशन। समझ देखिए, पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज में दिया जाता है, and if packing efficiency is divided by 100, then we get packing fraction। क्या कहते हैं उसको? पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं। नहीं होता है कि मैं 10 केले खरीदा हूं, उसमें 3 केले सड़े हुए निकल गए, तो कितने फ्रैक्शन केले सड़े हुए निकल गए, तो लिखते हैं हम लोग क्या, 3/10, और ठीक कितने निकले तो 7/10। इसको हम फ्रैक्शन करते हैं, है ना। लेकिन इसी को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं,
क्या करते हैं हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं। लेकिन जब हमें केवल फ्रैक्शन निकालना तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते। मैं समझता हूँ समझ में आपको आ गया होगा। चलिए डिफिनेशन लिखा जाए। डिफिनेशन लिखा जाए इसका। एरिया और अगर 2 डायमेंशनल होगा तो एरिया का बात होगा। एरिया और स्पेस यूटिलाइज्ड, एरिया और स्पेस यूटिलाइज्ड by the particle within of unit cell per unit volume of the unit cell is called packing fraction। क्या कहते हैं इसको? पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं। और पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है? पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है? पैकिंग फ्रैक्शन इनटू, पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है? पैकिंग फ्रैक्शन इनटू 100। चलिए नोट किया। आसिफ का क्वेश्चन है, अगर हम लड्डू को चूर कर दे तो वो पैकिंग एफिशिएंसी हो सकता है ना? चूर करके रखिएगा तो 100% हो जाएगा। ठीक है आसिफ, अगर बड़े स्तर पर देखें तब, एटॉमिक लेवल पर देखें तो एटम गोल गोल होते हैं, तो वहां भी नहीं होगा। कब? जब एटम और मॉलिक्यूल के लेवल पर देखें तब। बढ़ेगा? नोट कर लिया आप लोग? चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। यही कल कोई क्वेश्चन पूछ रहा था आप लोग। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। अब इसको समझने के लिए थोड़ा डायग्राम का हेल्प लेना पड़ेगा।
जाइए एनसीईआरटी में, पेज नंबर 10 में या फिगर नंबर 1.8 में, फिगर नंबर 1.8 देखिए बढ़िया से। फिगर नंबर 1.8 इस वाले फिगर को देखिए। इसमें एक चीज आप देखिए कि इसमें एक बीच में रखा गया जो एटम है ना, पहले स्ट्रक्चर को बढ़िया से देख लीजिए आप। स्ट्रक्चर क्या है इसमें? एक बड़ा सा क्यूब है, उसको डिवाइड किया गया है 8 पार्ट्स में, है ना, 8 स्मॉलर क्यूब्स में डिवाइड किया गया है कि नहीं? समझिए इसमें ये जो नीचे लगा हुआ है, ऐसे ऐसे 8 यूनिट सेल यहाँ लिखे गए, ऐसे ऐसे 8 यूनिट सेल यहाँ लिखे गए, ठीक है। इसमें इस ग्रीन एटम को देखिए कहाँ रखा हुआ है। ये जो आपको ग्रीन एटम है वो बड़े वाले क्यूब के सेंटर पर रखा गया है, और इसलिए जो बड़ा वाला एटम है, सॉरी, ये जो बड़ा वाला क्यूब है उसका सेंटर पर रखा गया है, जो ग्रीन एटम है, ये स्मॉलर 8 क्यूब्स के बीच में इक्वली शेयर्ड है। इस एटम का, ये एटम कंप्लीटली किसी भी 8 में से किसी भी यूनिट सेल के अंदर कंप्लीटली लाई नहीं कर रहा है, बल्कि ये एक ऐसा एटम है जो 8 यूनिट सेल के कॉर्नर पर रखा हुआ है, या कहिए ये 8 यूनिट सेल के अंदर में इसका कुछ न कुछ पार्ट गया हुआ है कि नहीं? ऐसा किसी एक यूनिट सेल के अंदर में उसका पार्ट कैसा दिखेगा वो इस वाले रो के तीसरे डायग्राम से आप देख सकते हो। किसी एक यूनिट सेल के अंदर में उसका कॉर्नर ऐसा कुछ दिखाई देगा जो इस डायग्राम में आपको दिखाया गया। अब मैं आपको टाइम अलाउ करता हूँ, बैठ के बढ़िया से सोचिए इसको, सोचिए इसको बढ़िया से सब लोग, मैं तब आगे बढ़ूंगा। समझ में आ गया सबको? ये जो बड़ा क्यूब के सेंटर पर रखा गया आसमानी कलर का जो एटम आपको दिखाई दे रहा है, ये किसी भी यूनिट सेल के अंदर कंप्लीटली लाई नहीं कर रहा है, बल्कि ये इन 8 स्मॉलर क्यूब्स के कॉर्नर पर रखा गया एटम, और इसीलिए ये अकेला एक एटम 8 यूनिट सेल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, शेयर्ड होगा। यानी इस एटम का किसी एक यूनिट सेल के अंदर का कंट्रीब्यूशन 1/8 होगा, और 1/8 करके 8 यूनिट सेल में ये डिवाइड हुआ है, तो 1/8 इंटू 8 करेंगे तो फिर 1 आपको आइटम कंप्लीटली आ जाएगा। क्या यहां तक आपको समझ में आया? क्या यहां तक आपको समझ में आया जो मैं अभी बता रहा था? इमेजिन करोगे तो रटना नहीं पड़ेगा इसे,
समझ में आ गया जैसा आप कह रहे हैं। तो ऐसा ही होता है यूनिट सेल के अंदर, ऐसा ही होता है आपका यूनिट सेल के अंदर। कई ऐसे एटम्स होते हैं, कई ऐसे एटम्स होते हैं क्रिस्टल सिस्टम में जो किसी यूनिट सेल के अंदर कंप्लीटली लाई करते हैं, लेकिन कई ऐसे भी एटम्स होते हैं जो किसी यूनिट सेल के अंदर कंप्लीटली लाई नहीं करेंगे, बल्कि कुछ ऐसे पोजीशन पर वो एटम होते हैं कि नेबरिंग यूनिट सेल्स के बीच में वो शेयर कर दिए जाते हैं। ऐसे एटम का कंट्रीब्यूशन इन ए गिवन यूनिट सेल इज लेस देन 1 होगा। होगा कि नहीं होगा? जो कंप्लीटली अंडर लाई करेगा यूनिट सेल के अंदर में, उसका कंट्रीब्यूशन उस यूनिट सेल के अंदर में 1 होगा, और जो एटम शेयर्ड होगा उस एटम का कंट्रीब्यूशन किसी यूनिट सेल के अंदर में लेस देन 1 होगा। कोई दिक्कत? अब आप सोचिए कि कोई यूनिट सेल होगा, उसके अंदर में कुछ एटम्स कंप्लीटली लाई करेंगे और कुछ एटम शेयर्ड वाले होंगे। ऐसे ऐसे सभी एटम्स के कंट्रीब्यूशंस को जब हम ऐड कर देते हैं तो हम पता करते हैं, हमें पता चलता है कि उस एटम के अंदर में लाई करने वाले इफेक्टिवली कितने एटम हैं। इसी को हम लोग कहते हैं इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। क्या कहते हैं इसको? इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कहते हैं। जैसे कि फिगर नंबर 1.8 में, सॉरी फिगर नंबर 1.9 में आप देखिए, फिगर 1.9 का तीसरा डायग्राम देखिए। पहले ए डायग्राम को देखिए, पहले ए डायग्राम को देखिए आप। ए डायग्राम में देखिए, इसका नाम है सिंपल क्यूबिक। क्या नाम है इसका? सिंपल क्यूबिक, प्रिमिटिव क्यूबिक भी इसको कहा जाता है। इसके ए डायग्राम में देखिए 8 एटम्स हैं और सारे के सारे कॉर्नर्स पर है, लेकिन ऊपर वाले डायग्राम में आप देख सकते हैं कि कॉर्नर पर का एटम किसी यूनिट सेल के अंदर में कंप्लीटली लाई नहीं करता है, बल्कि वैसे एटम का केवल 1/8 पार्ट ही किसी यूनिट सेल के अंदर में लाई करता है ना? अब सी डायग्राम में आ जाइए। इसके 8 कॉर्नर्स को देखिए, सी डायग्राम का यूजिंग करिए। इसके 8 कॉर्नर्स को आप देखिए, सभी कॉर्नर्स पर 1/8 कंट्रीब्यूशंस के एटम्स मौजूद है कि नहीं? सी डायग्राम को फिर से देखिए, 8 कॉर्नर्स पर 1/8 कंट्रीब्यूशंस के 8 एटम्स मौजूद है। तो इस यूनिट सेल के अंदर में इफेक्टिवली कितने एटम्स लाई कर रहे हैं? तो 8 एटम्स है और सभी का 1/8 कंट्रीब्यूशन है। तो 8 इंटू 1/8 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इफेक्टिवली केवल एक ही एटम इस यूनिट सेल के अंदर लाई कर रहा है, इसलिए Z का वैल्यू यहाँ 1 होगा। अब आप आ जाइए पेज नंबर 11। पेज नंबर 11 का डायग्राम नंबर 1.10 मैं लिखवा दूंगा सारा, पहले आप समझिए, मेन तो समझना है, लिखा हुआ तो सब कहिए। हाँ, पेज नंबर 11 में देखिए 1.10। इस 1.10 में पहले डायग्राम को देखिए, एक क्या है इसमें? 8 कॉर्नर्स पर एक एटम्स है। क्या है आपको? 8 कॉर्नर्स पर एक एटम्स है कि नहीं? इसके बी डायग्राम को देखिए, किस तरीके से 8 कॉर्नर पर एक एटम। अब ए में फिर से आइए, 8 कॉर्नर पर एक एटम है और उसके अलावे सेंटर पर भी एक एटम है, बॉडी सेंटर पर, क्यूब सेंटर पर। इस चीज को डायग्राम बी में भी देखिए दिखाया गया है ना? एक झलक रहा है कि बीच में बॉडी सेंटर पर भी एक एटम रखा गया और 8 कॉर्नर्स पर एक एटम और रखे हुए। अब सी डायग्राम में आ जाइए, 1.10 का सी डायग्राम देखिए, बॉडी सेंटर पर रखा गया एटम देखिए बड़ा करके दिखाया गया, और 8 कॉर्नर्स पर जो रखे गए एटम्स हैं वो उसको 8 कॉर्नर्स की तरफ से टच किए हुए।
लेकिन आठों कॉर्नर पर रखे गए जो एटम्स हैं उसका इस यूनिट सेल के अंदर में कंट्रीब्यूशन कितना होगा बेटा 8 इंटू 1/8 होगा ना, जो कि 1 आता है। और बॉडी सेंटर पर रखा गया एटम है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा इस यूनिट सेल के अंदर में कंप्लीटली अंदर लाई कर रहा है इसलिए 1 होगा। तो 1 होगा कॉर्नर्स की वजह से, कॉर्नर पर मौजूद एटम्स की वजह से 8 इंटू 1/8 1 होगा। और बॉडी सेंटर पर एक कंप्लीटली एटम लाई कर रहा है इसकी वजह से 8 और होगा। 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपको 2 हो जाएगा। कोई डिफिकल्ट आपको, इसीलिए बॉडी सेंटर्ड के बीच लिए इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन? अब आप एक स्टेप और नीचे आ जाइए। अब आइए फिगर नंबर 1.1 में, फिगर नंबर 1.11 में आइए। 1.1 में देखिए यहाँ पर एटम्स कहां होते हैं, तो 8 कॉर्नर्स पर होते हैं। कल मैं आपको ब्लैक एंड रेड कलर के इस्तेमाल करके एक डायग्राम बनाया था जो बुक से ज्यादा क्लियर था। यहाँ एटम्स कहां मौजूद होते हैं, 8 कॉर्नर्स पर आपको एटम्स मौजूद होते हैं। यहाँ एटम्स कहां मौजूद होते हैं बेटा, 8 कॉर्नर्स पर एटम्स मौजूद होते हैं। और इनके साथ साथ सभी 6 फेस सेंटर्स पर भी एक एक एटम मौजूद होते हैं। और यही 1.12 डायग्राम के ए में दिखाया गया। अरे पॉइंट नहीं मैच कर रहा है, फोटो तो मैच कर रहा है, दिखा देते हैं फोटो। मैं अभी इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, इनको हो गया। आप लोग भी ऐसा बात करने लगते हैं जैसे विदेश से आए, इतना सुर और ताल मिला के बताते रहते हैं। अब हमको पानी पीने दीजिए। तो 1.11 डायग्राम को देख लीजिए, किस तरीके से देख लीजिए। 1.11 डायग्राम को पहले बढ़िया से देख लीजिए। 2 यूनिट सेल्स हैं एक दूसरे से सटे हुए, दिखा 2 यूनिट सेल्स हैं एक दूसरे से सटे हुए और उन दोनों यूनिट सेल का जो कॉमन फेस है, मतलब उन दोनों कमरों का जो कॉमन दीवार है, उस दीवार के उस फेस के सेंटर पर एक येलो ऑरेंज कलर का एटम रखा हुआ है। दिखा आपको, दिखा आपको। अब एक चीज बताओ, ये जो एटम रखा गया है जो दोनों यूनिट सेल के कॉमन फेस पर रखा गया है, ये एटम का 50% एक यूनिट सेल में होगा, राइट वाले यूनिट सेल में होगा, और इसी एटम का 50% लेफ्ट वाले यूनिट सेल के अंदर में होगा। इजंट इट? होगा कि नहीं होगा? इस एटम का हाफ पार्ट राइट वाले यूनिट सेल के अंदर में होगा और हाफ पार्ट लेफ्ट वाले यूनिट सेल के अंदर में होगा। होगा कि नहीं होगा? दिखा सबको? अरे कुछ रिस्पॉन्ड भी कर दिया करो। तो इस तरीके से देखें, ऐसा जो यूनिट सेल, ऐसा जो एटम है जो फेस सेंटर पर रखा जाता है, ऐसा जो एटम है जो फेस सेंटर पर रखा जाता है, वो एक्चुअली में किसी यूनिट सेल में उसका कंट्रीब्यूशन केवल हाफ होता है और दूसरे यूनिट सेल में भी उसका कंट्रीब्यूशन हाफ होता है। कोई कंफ्यूजन है ना? अब अगर हम फेस सेंटर्ड
फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की बात करें, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की बात करें, तो इसमें 8 कॉर्नर्स पर तो रखा गया एटम्स है ना, और इनके साथ साथ सभी 6 फेसेस पर एक एक एटम्स रखे गए। आप इसका डायग्राम ए देखिए और बी मत देखिएगा, बी देखिएगा तो कंफ्यूज हो जाइएगा और कुछ भी जो समझ में आया वो भी भुला जाइएगा, इसलिए बी डायग्राम को नहीं देखना है, सीधे सी डायग्राम को देखिए। तीसरे डायग्राम को देखिए आप, इस डायग्राम को आप सीधे देखिए और इमेजिन करिए आप। इस डायग्राम में आप देखिए सभी फेस सेंटर पर रखे गए जो एटम है उसका आधा पार्ट इस यूनिट सेल के अंदर में है। आधा पार्ट देखिए 3 बार दिखाया गया, आधा हेमिस्फीयर दिखाया गया है 3 बार, है ना, और ऐसे ऐसे सभी 6 फेसेस पर एक हेमिस्फीयर होगा जो इस यूनिट सेल के अंदर में लाई करेगा। तो जो फेस सेंटर पर मौजूद है, जो फेस सेंटर्स पर मौजूद है, कितने फेस है बेटा 6, कितने फेसेस है बेटा 6, एक क्यूब में कितने फेसेस होते हैं 6, अब सभी फेसेस पर एक एक एटम है और सभी एटम का हाफ कंट्रीब्यूशन ही होगा केवल इस यूनिट सेल में। तो 6 इंटू हाफ कितना आता है 3, 6 इंटू हाफ कितना आता है बेटा 3, यानी कि फेस सेंट्रोइड यूनिट सेल के फेसेस पर रखे गए एटम्स का कंट्रीब्यूशन यूनिट सेल के अंदर में 6 इंटू 1/2 जो कि 3 आएगा। इसके अलावा 8 कॉर्नर्स पर एक एक एटम और मौजूद, इसके अलावा 8 कॉर्नर्स पर एक एक एटम और मौजूद है जिनका कंट्रीब्यूशन 8 इंटू 1/8 होगा। जिनका कंट्रीब्यूशन कितना होगा बेटा 8 इंटू 1/8 होगा जो कि 1 आता है। तो कॉर्नर्स पर की वजह से 1 और फेस सेंटर्ड पर की वजह से 3, तो 1 एंड 3 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये आपको पढ़ना था। कितना अच्छा डायग्राम है एनसीईआरटी में कि हम लोग को इमेजिंग करने में आसान हुआ। अगर इनको बोर्ड पर बनाने की नौबत थी तो उससे तो नहीं ये बनता। चलिए, इनको जो मैं पढ़ाया हूं इसमें अगर आपको कोई चीज दिक्कत है तो आप बोल सकते हैं। कोई दिक्कत है आपको, कोई दिक्कत है आपको नहीं, तो मैं आपको इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम निकालना सिखा दूंगा, लेकिन किताबी ज्ञान तो चाहिए। डिफिनीशन लिख लीजिए इसके बारे में, एक दो बात लिखिए। मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स, इसमें लिखिए most of the particles in हाँ उसके पास रखा है, तुम कहना क्या चाहते हो? खुल के कहो, लिखना शुरू करिए आप। मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स इन स्पेस लैटिस, most of the particles in space lattice is distributed is distributed is distributed is distributed most of the particles in space lattice is distributed among many unit cells, among many unit cells. And contribution
and contribution of such particle and contribution of such particle is less than 1, contribution of such particle is less than 1 towards the unit cell, towards the unit cell, towards the unit cell. Most of the particles, पूरा repeat कर रहे हैं, most of the particles in space lattice is distributed among many unit cells, and contribution of such particle is less than 1 towards the unit cell, is less than 1 towards the unit cell. Line change करके लिखिए. The contribution of the particle, the contribution of the particle, the contribution of the particle lying completely, the contribution of the particle lying completely within the unit cell, lying completely within the unit cell is equal to 1. लाइन किसी के अंदर जाना रहना, लाइन लाइन इज इक्वल टू 1. तो z क्या होता है? z क्या होता है? यस, लाइन. शाकिब, तो z क्या होता है? तुम लोग अंग्रेजी में सेंटेंस नहीं बना सकते हो रे, मतलब तो समझ गए, एगो सेंटेंस नहीं बनाते हो तुम लोग. आदित्य, the contribution of the atom completely lying within the unit cell is equal to 1, is equal to 1, is equal to 1. अरे गौतम कुमार, तुम्हारा जवाब हम बाद में देंगे, पहले हमको सबको देखने दीजिए. हाँ, आगे देखिए, एक और बात लिखिए. फिर z क्या होता है? z होता है, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए. z क्या होता है? इट इज द सम, SUM, it is the sum of the fractions of all the particles. It is the sum, SUM, of the fractions of all the particles, fractions of all the particles which are shared
in a particular unit cell, which are shared in a particular unit cell. Which are shared in a particular unit cell. Which are shared in a particular unit cell. In a particular unit cell. ठीक है, हो गया, लिख लिए। चलिए, तो कुछ सीखे आज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखे हैं जिसको पूरा सॉलिड स्टेट में, पूरा क्या आपको 33% तो सॉलिड स्टेट खत्म हो गया। अब 2/3 ही केवल आपको और बचा। हो गया। अब हम लोग को सीखना है वन डायमेंशनल यूनिट सेल क्या होता है, टू डायमेंशनल यूनिट सेल क्या होता है, थ्री डायमेंशनल यूनिट सेल क्या होता है। इन सब चीजों को हम लोग को सीखना है, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देंगे। ठीक है, आज हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए स्टार्ट किया जाए। जुनैद स्टार्ट करिए। देखो डिस्कशन तो करने होंगे। हाँ, आपका गौतम क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन ही तो पूरा क्लियर नहीं। आपका क्वेश्चन है आपका, सर जिसको शेयर करता है उसके पास भी तो पहले से रहता है। अरे तो किसी यूनिट सेल के अंदर में उसके पड़ोसी लोग मिलकर के जो शेयर करते हैं और उसके पास जो पहले से होता है, ये सभी को जोड़ देते हैं, इसी को जेड कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या करते हैं, जेड करते हैं। जो उसके घर के अंदर कंप्लीटली लाई करता है और जो पड़ोसी वालों से शेयर्ड होता है, उन सभी को इफेक्टिवली जोड़ देते हैं, तो फिर आपको इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम बनता है। हो गया। चलिए क्वेश्चन उठाया जाए। लेवल 1 क्वेश्चन 9 से स्टार्ट करना। क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 9, 9 के बाद, 9 के बाद
9 के बाद 14। देखिए बेसिक स्ट्रेंथ में आपको सिखाया गया है, किसका आंसर गलत दिया हुआ है? छवि। किसका आंसर गलत दिया हुआ है? छवि। 9 का मैं देख लेता हूं। यस, 9 का आंसर गलत दिया हुआ है। 9 का आंसर बी ठीक दिया हुआ है बेटा। छवि 9 का आंसर ठीक दिया हुआ है। वहां ग्वानिडीन बैठा हुआ है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्ट्रॉन्गेस्ट बेस बैठा हुआ है। छवि ग्वानिडीन भूल गए, राजा बैठा हुआ है वहां। 9 के बाद पूछा गया है 14। 14 देखा जाए। अरेंज द फॉलोइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ईयर पीके वैल्यू। देखो बेटा, बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा अगर केवी का वैल्यू ज्यादा होगा और पीकेवी का वैल्यू कम होगा और पीकेए का वैल्यू ज्यादा होगा। यही रिलेशन है जो आपको आयोनिक इक्विलिब्रियम में सिखाया जाएगा। कहाँ सिखाया जाएगा आपको? आयोनिक इक्विलिब्रियम में आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है पीकेए का वैल्यू सबसे ज्यादा, यानी सबसे ज्यादा बेसिक, तो सबसे ज्यादा बेसिक इनमें कौन होगा? देखा जाए सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? CH2 double bond CH, CH2 NH2, CH3, CH2, CH2 NH2, CH triple bond C, CH2 NH2। एक चीज तो हमें ये देखना है इसमें बेटा, देखो पी के वी होता है मैथमेटिकल टर्म होता है माइनस लॉग ऑफ के वी, माइनस लॉग ऑफ के वी। यहां आपको ये देखना है, यहां आपको ये देखना है कि इसके बगल में sp3 है, sp3 है, sp3, यानी रेजोनेंस तो होगा नहीं, कि sp3 होने से रेजोनेंस नहीं होता, तो रेजोनेंस इसका होगा नहीं, तो फिर क्या होगा? तो ये ग्रुप ये ग्रुप ये ग्रुप क्या करेंगे? तो ये माइनस आई शो करेंगे, ये भी माइनस करीब 10, ये है 1, ये है 2 और ये है 3। सबसे अच्छा बेस कौन होगा? सेकंड होगा, फिर कौन होगा? फर्स्ट होगा, फिर कौन होगा? थर्ड होगा। यस प्रियांशु, किसी को दिक्कत? 14 के बाद 15 तो फैक्ट है, मैं कॉपी में लिखवा चुका हूं। 15 तो फैक्ट है, मैं कॉपी में लिखवा चुका हूं। 15 के बाद 15 के बाद 15 के बाद नीलू, ये सब आयोनिक में सिखाया जाएगा, ठीक है? 16,
16 तो कॉपी में लिखाया हुआ है कि जो ज्यादा स्टेबल होते हैं वो खराब बेस होते हैं और जो कम स्टेबल होते हैं वो अच्छे बेस होते हैं। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? Cl माइनस, क्योंकि सबसे बड़ा एटम है। तो सबसे खराब बेस यही होगा, पहला सबसे खराब बेस होगा। बाकी दूसरा तीसरा चौथा में देखिए, दूसरा में ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज है और रेजोनेंस जाएगा। तीसरा और चौथा में ये तो सब पढ़ा हुआ है हम लोग को। तो पहला के बाद पांचवा आ जाएगा कि निगेटिव चार्ज के सबसे खराब अच्छा बेस पांचवा होगा। ठीक है, तो पहला के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, चौथा पांचवा, जैसा दिया है यही ऑर्डर हो जाएगा। तो सबसे अच्छा बेस कौन होगा? पांचवा, तब फिर चौथा, तब फिर तीसरा, तब फिर दूसरा, तब फिर पहला, वो परमाणु। 16 के बाद, 16 के बाद 16 के बाद 22। Give the correct order of decreasing basicity of the following compounds. बेसिक स्ट्रेंथ पूछा गया है, सबसे अच्छा बेस इसमें कौन होगा? जैसे फिनाइल लगाइएगा तो नाइट्रोजन का लोन पे रेजोनेंस में चला जाएगा। पहला में एक जगह रेजोनेंस जाएगा, दूसरे में 2 फिनाइल में जाएगा, तीसरे में 3 फिनाइल में जाएगा। ठीक है, और जो चौथा है वहां फिनाइल है ही नहीं, C6H11 है, फिनाइल नहीं है। तो सबसे अच्छा बेस कौन होगा? 4, जहां कोई रेजोनेंस नहीं। फिर कौन होगा? 1, फिर 2, तब फिर 3, 4 1 2 3, कुमुद एंड शॉरी, कुमुद एंड शॉरी। 22 के बाद 25, 25। अरे ये तो अभी सीखा है, कितना बार उसी क्वेश्चन को पूछोगे? किसका क्वेश्चन है? पीयूष बना लेना, ये सब सीधा सीधी है कर। सीधा जो स्ट्रॉन्ग एसिड हो उससे आने वाला कंजुगेट बेस कमजोर बेस होता है, सीधा समझे। करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ देख लिया जाए। देखो, करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ CS3 CS2 NS2 CS3 C double bond O NS2 and C double bond O NS2। पूछा गया है बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है। एक चीज देखो, यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं है, यहाँ रेजोनेंस है, और यहाँ देखिए यहाँ क्रॉस कंजुगेशन, यहाँ है ना क्रॉस कंजुगेशन। तो सबसे ज्यादा स्टेबलाइजेशन किसको मिला? सबसे अच्छा, सबसे ज्यादा डिलोकलाइजेशन इसका होगा। तो सबसे खराब बेस आपको ये होगा, सेकेंड वाला। इसके बाद कौन होगा? थर्ड वाला होगा। सबसे अच्छा बेस कौन होगा?
पहला वाला होगा। किसी को दिक्कत? इसमें थोड़ा आंसर करेक्शन करना होगा आपको, ठीक है? आंसर करेक्शन करना होगा आपको। ठीक है, देखिए यहाँ क्रॉस कंजुगेशन है तो इसका डिलोकलाइजेशन कम होगा, ठीक है? और यहाँ कोई क्रॉस कंजुगेशन नहीं है, क्रॉस कंजुगेशन जब नहीं है तो यहाँ डिलोकलाइजेशन सबसे ज्यादा होगा, सबसे खराब बेस ये होगा, तो सेकंड सबसे खराब बेस होगा। सबसे अच्छा बेस कौन होगा? फर्स्ट। और बीच में कौन होगा? थर्ड। यही आंसर होगा इसका, ठीक है? इसका यही आंसर होगा। और क्या पूछे हैं? मैं एक एक करके जवाब दे रहा हूं। पीयूष, 25वां में पीयूष नहीं, प्रियांशु। 25वां में OH माइनस और NH2 माइनस को फिर से देखो, निगेटिव चार्ज ऑन ए मोर नेगेटिव एटम इज मोर स्टेबल, यानी ऑक्सीजन पर का नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। तो कम स्टेबल कौन होगा? नाइट्रोजन पर का। तो अच्छा बेस कौन होगा? जो कम स्टेबल होगा, यानी NH2 माइनस अच्छा बेस है। किससे? ऑक्सीजन वाले से। करेक्ट किया हुआ है प्रियांशु। अब आया छवि। थर्ड में रेजोनेंस भी तो ज्यादा हो रहा है। देखो बेटा, रेजोनेंस सेम डायरेक्शन में ज्यादा होता है तो स्टेबलाइजेशन ज्यादा मिलता है, अपोजिट डायरेक्शन में ज्यादा होता है तो क्रॉस कंजुगेशन होता है, इससे स्टेबिलिटी घट जाता है। इससे स्टेबिलिटी क्या हो जाता है? घट जाता है। छवि, मैं आपका जवाब दे दिया। और किसी का दिक्कत है? और किसी को दिक्कत है? निखिल, जवाब मिल गया आपको? निखिल, चलिए 28 के बाद कौन सा क्वेश्चन है? 28 के बाद कौन सा क्वेश्चन? 33। 33 में किसको दिक्कत है? हमीद, आपको दिक्कत है? चलिए 33 देखा जाए।
पूछेंगे बेसिसिटी का ऑर्डर क्या हो, ठीक है। यहां कुछ नहीं है, यहां sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया, इसका लड़ाई इसके साथ और इसका लड़ाई इसके साथ, इन दोनों में देखिए ये एरोमेटाइजेशन पे चला गया तो ये खत्म हो गया लगभग। तो सबसे खराब बेस कौन होगा? 4 होगा। 4 के बाद किसका बारी आएगा? सेकंड का है। इन दोनों में देख लीजिए ये ऑक्सीजन यहाँ बैठ कर इस पर क्या शो करेगा? -I, तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ कम करेगा। तो फिर थर्ड का बारी आएगा, तो सबसे अच्छा बेस कौन होगा? फर्स्ट। कोई है ऐसा चॉइस? देखिए तो फर्स्ट, थर्ड, 2 एंड 4 एक है चॉइस। हामिद, हामिद दो, लोन पेयर तो सब जगह बैठा हुआ है बेटा, लोन पेयर सब जगह है, देखो बढ़िया से। लोन पेयर सबके पास है, लेकिन ये क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका ज्यादा है। तो जिसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखना चाहेगा और वो दूसरों को देना नहीं चाहते हैं, वो खराब बेस होगा। हम 33 के बाद 33 के बाद 33 के बाद 33 के बाद 35। देखिए कंपटीशन इसीलिए आसान हो जाता है, क्लास करते हैं 60-65 लोग, डिस्कशन करते हैं 35 लोग, तो 30 लोग तो मैदान छोड़कर भाग गए। पहले पूरा देश में यही हाल है, बहुत सारे बच्चे पहले से ही मैदान छोड़ देते हैं, कंपटीशन आसान हो जाता है। 35 आइए, पहला में कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है, दूसरा में ऑर्थो पर CH3O यानी +M लगा हुआ है, जो +M से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। थर्ड में नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है और पारा पर लगा हुआ है, तो -M शो करेगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी घटाएगा। 4 में नाइट्रो ग्रुप मेटा पर लगा हुआ है, जहां से रेजोनेंस नहीं काम करता है, लेकिन नाइट्रो ग्रुप का -I, हाँ 2 भी पारा में, लेकिन 2 में +M इफेक्ट है, थर्ड में -A, सेकेंड में +M है और थर्ड में -M है, समझे? सेकेंड में बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, थर्ड में बेसिक स्ट्रेंथ घटेगा। और 4 में देखिए नाइट्रो ग्रुप तो है लेकिन वो मेटा पर रेजोनेंस नहीं शो करेगा, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट -I इफेक्ट से बेसिक स्ट्रेंथ घटाएगा। तो घटाने वाले कौन कौन हुए? थर्ड एंड फोर्थ। बढ़ाने वाले कौन हुए? सेकंड। तो सबसे अच्छा बेस कौन होगा? सेकंड। फिर कौन होगा? फर्स्ट। फिर कौन होगा? फोर्थ। फिर कौन होगा? थर्ड। थर्ड इज द लीस्ट बेसिक, आर्या। 36 36 कुमार हॉर्स। अरे बाबू वही क्वेश्चन कितना बार लपेटवाओगे उसे? देखो सब लोग, बहुत तुम लोग कॉपी उलट के देखना नहीं, लो मैं आपको बता दूं।
एक ही चीज 100 बार रटवाते हो तुम। और ये क्वेश्चन आसान है लेकिन आता बहुत है। देखिए कोई एक एसिड है, H प्लस एंड A माइनस लिखता है, ये एसिड है और ये उसका बेस है। एसिड है, अगर इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है तो इसको H प्लस देकर यहाँ आने की टेंडेंसी ज्यादा होगा, यानी कि एक मोर स्टेबल स्पेसी होगा। और जो स्टेबल स्पेसी होता है वो रिएक्शन नहीं जाना चाहता है, यानी कि ये खराब बेस होगा। समझ में आया? एक बार और देखिए, एसिड जो अच्छा है वो H प्लस देकर कंजुगेट आयन जो बनाता है वो स्टेबल बनाता है, तब तो ढूंढ कर इधर आता है। और जो स्टेबल है वो जैसा है वैसा ही रहना चाहेगा, तो रिएक्शन नहीं जाना चाहेगा। तो जब वो रिएक्शन नहीं जाना चाहेगा तो खराब बेस हो गया, यानी कि एसिड अच्छा हो तो आने वाला A माइनस खराब बेस होता है, सीधा सा रिलेशन। तो इनको हम देखें, RSO3H, RCO2H, EHOH जो फिनॉल होता है, वाटर होता है, वाटर होता है। फिर आपको अल्कोहल होता है, फिर आपको ये होता है, फिर आपको और फिर आपको ये इनका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, इनका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? जो बढ़ता है वो घटता है, यानी बड़ा को छोटा करना होगा। RSO3 माइनस सबसे खराब बेस, RCOO माइनस उससे अच्छा बेस, PHO माइनस OH माइनस, RO माइनस, RC ट्रिपल बॉन्ड माइनस, RNH माइनस, ठीक है। RCH, CH माइनस, RCH2, CH2 माइनस। और पूछोगे क्वेश्चन? और पूछोगे क्वेश्चन ऐसा? हाँ, RCO2 माइनस। अरे ऊपर से देख के सजा लो बेटा। समझ गए? रोज रोज यही क्वेश्चन मत अटके रहना, यहां से आगे भी कुछ सोचना। नोट कर लीजिएगा थ्योरी टॉपिक। आज यहाँ पर क्लास रोका दे, बेसिक स्ट्रेंथ और आप लोग कंप्लीट करिए। डिस्कशन करना होगा, जिसको जिसको कंपटीशन क्लियर करना है, क्वेश्चन बनाने होंगे, समझे? शॉर्टकट नहीं है सक्सेस का, कोई क्वेश्चन आपको बनाने होंगे। जब तक आप क्वेश्चन नहीं बनाइएगा किसी भी परीक्षा में पार नहीं करिएगा। पास करके आपको दिखा दीजिएगा बोर्ड के अलावा, क्वेश्चन बनाने होंगे। ठीक है, आज यहाँ पर रोकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय फॉर नाउ।